तो इस केस में 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन के ऊपर हम लोग का ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप अटैच्ड है। तो इस केस में 1,2 इपॉक्सी वर्ड यूज कर लेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग के 2 का कार्बन चेन है। अगर 2 के कार्बन चेन है तो इस केस में हम लोग इथेन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो 1,2 इपॉक्सी इथेन नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन कर सकते हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा अगर, और यहाँ पे ग्रुप को लगा दिया, फिर दूसरी साइड लगा देते हैं, ज्यादा बेटर होगा ये। तो इस केस में अगर हम लोग को नंबरिंग करना है तो पेरेंट चेन वाला पार्ट तो एक ही है और कुछ हो भी नहीं सकता। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और दूसरे साइड से जाने पे 1 2 3 4। तो उस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे जहां से इस सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को सबसे अर्ली नंबर मिले, सबसे छोटा नंबर मिले। इसका मतलब अगर ऊपर साइड से जाएंगे तो थर्ड नंबर मिलेगा, नीचे साइड से जाएंगे तो सेकंड नंबर मिलेगा। नीचे वाला नंबरिंग यूज कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सेकंड नंबर कार्बन पे और थर्ड नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो 2,3 वर्ड यूज कर सकते हैं। 2,3 नोमेनक्लेचर में इपॉक्सी और 5 का कार्बन चेन है तो आराम से पेंटेन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो 2,3 इपॉक्सी पेंटेन अपना नोमेनक्लेचर इपॉक्साइड वाले पार्ट में हो जाएगा। और कोई डाउट किसी को? बुकलेट में भी कुछ कुछ होमवर्क दिया था, बुकलेट में कोई डाउट है किसी को? यस सर। पार्ट 1 में तो बहुत ही कम क्वेश्चन होमवर्क दिया था जहां तक हमको ध्यान है। पार्ट 1 में एक ही क्वेश्चन होमवर्क दिया था शायद से। पार्ट 1 के एक क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? सब्जेक्टिव वाले बुकलेट के क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट है क्या? यस बोलो, सर। बोलो जल्दी। डाउट है? सर समझ नहीं आया सर। किसी से बना है सवाल क्वेश्चन नंबर 2? किसी से भी ये सवाल बना? यस सर। हाँ रौनक बताओ कैसे बना। सर ये तो मतलब आंसर लिखने टाइप वाला था। हाँ तो एक्सप्लेन का मतलब और क्या होता है? हाँ सर। सर NaCl इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। तो हाँ हाँ तो फिर ये आयनाइज करेगा Na प्लस और Cl माइनस में, और हाँ। Ag प्लस के साथ कंबाइन करेगा तो AgCl प्रेसिपिटेट कर जाएगा। और CCl4 सर कोवैलेंट कंपाउंड है तो वो आयनाइज नहीं करेगा। ओ सही। NaCl वाला पार्ट आयनिक कंपाउंड है। अगर आयनिक कंपाउंड है तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग आराम से इसको, सॉरी, इस कंपाउंड वाले पार्ट को जैसे हम लोग एक्वस मीडियम में डालेंगे, क्योंकि यहाँ एक्वस दे भी रखा है, तो उस केस में Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा। अगर AgNO3 लेकर के चले तो AgNO3 वाला पार्ट आराम से हम लोग को डिसोसिएट करके Ag प्लस और NO3 माइनस बनाएगा। तो अपने स्ट्रक्चर में अगर ये आयंस अवेलेबल है तो ये दोनों कंबाइन करके, बचपन से सुनते आ रहे हैं, AgCl वाला पार्ट प्रेसिपिटेट करता है जिसका कलर व्हाइट होता है। तो अगर Cl माइनस अवेलेबल है तो AgCl प्रेसिपिटेट करके आराम से व्हाइट, मतलब सॉरी, AgCl वाला पार्ट व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आराम से बाहर निकल जाएगा। बट अगर CCl4 हुआ तो CCl4 वाला पार्ट कोवेलेंट कंपाउंड है, या CHCl3 भी कोवेलेंट कंपाउंड है। तो एक कोवेलेंट कंपाउंड इस तरीके से आयंस में डिसोसिएट नहीं करेगा। और अगर आयंस में डिसोसिएट नहीं करेगा तो Ag प्लस के साथ वो Cl माइनस कंबाइन नहीं करेगा, और अगर कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। बुझाया रवि? यस सर। चलो, उसके बाद पार्ट 1 के अलावा पार्ट 2 में है भाई, पार्ट 2। हाँ, पार्ट 2 वाले पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर क्वेश्चन 27। यार मेरे माउस में कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या? हम जूम कर रहे हैं तो जूम आउट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर, तो और जूम 27। करने का और कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा। एक मिनट थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 27। पहले पहले पेज में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले पेज में कोई डाउट है किसी को? एक्सरसाइज 1 में सबसे पहले पेज में 1 से लेकर के 11 तक कोई डाउट? फिर उसके बाद 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक कोई डाउट? 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, 27। 26 में डाउट है किसी को? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना 26। ओके। क्वेश्चन नंबर 26 वाले पार्ट में C3 4 माइनस दे रखा, 3 कार्बन है और 4 नेगेटिव चार्ज है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को सीखना शुरू करो बचपन से अभी तक, जैसे कार्बन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर बनाना है। तो C3 4 माइनस है,
बचपन में एक एक्सपेरिमेंट सुना होगा, एक्सपेरिमेंट तो नहीं, बचपन में कंसेप्ट सुना होगा, एसिड वाला पार्ट। वैसे कंपाउंड जो H+ देते हैं दैट इज कॉल्ड एज एसिड। और अगर कुछ लोगों ने NTSC का तैयारी किया होगा तो वहाँ पे कंजुगेट वर्ड भी सुना हो, कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड, इस तरह का एक कंसेप्ट होता है। जब भी कभी किसी एसिड से हम लोग H+ हटाते हैं तो जो भी पार्ट बच जाता है उस चीज को हम लोग कंजुगेट बेस बोलते हैं। जैसे उसको इस तरीके से समझ लो, HCl है अगर, तो HCl से अगर H+ हटाएंगे तो Cl- बचेगा। अगर H2SO4 है, वहां से अगर H+ हटाएंगे तो SO4 2- बचेगा। उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि अगर पता करना है कि Cl- वाले पार्ट में कौन सा एसिड था एसोसिएटेड, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही हम लोग H+ ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। तो सिमिलर टाइप से SO4 2- में अगर 2H+ ऐड किए तो यहाँ से हम लोग को H2SO4 मिल जाएगा। तो अपने C3 4- वाले पार्ट में 4 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 4H+ ऐड कर सकते हैं। अगर 4H+ ऐड करेंगे तो C3H4 कंसिडर कर सकते हैं। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में अगर C3H4 है, इसको राइट साइड में लिख रहे हैं, मतलब C3H4, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा अगर ये कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2, इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट 2 के बराबर आ रहा। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है तो इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो रिंग हो सकता है, पाई बॉन्ड हो सकता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है जो कि पॉसिबल है। बट जैसे मान लो कि अगर हम लोग रिंग वाले स्ट्रक्चर को बनाते भी हैं तो 3 के कार्बन चेन में रिंग बनाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, थोड़ा अनस्टेबल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो बचपन से जो चीज़ सुनते आ रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा तो सोच ही सकते हैं कि अगर 3 कार्बन का एसोसिएट करना है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 के लिए हम लोग एक अल्काइन बना सकते हैं, तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो कवर हो जाएगा। उसके अलावा बचा यहाँ पे कार्बन तीसरा जिसको एसोसिएट कर दिया। 4 नेगेटिव चार्ज बनाना है अपने को, तो 4 नेगेटिव चार्ज कहाँ से बनेगा, तो सबसे पहला हाइड्रोजन यहाँ होता है और 3 हाइड्रोजन इस पे होना चाहिए। तो यहाँ से एक H+ हटाओ तो यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज बनेगा। यहाँ से दूसरा H+ हटाओ, दूसरा नेगेटिव चार्ज, तीसरा H+ हटाओ, तीसरा नेगेटिव चार्ज, चौथा H+ हटाओ, चौथा नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब टोटल एक कार्बन के ऊपर -3 चार्ज, दूसरे कार्बन के ऊपर -1 चार्ज, हम लोग आराम से C3 4- का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस पूरे कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 एटम्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरे एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड है। एक तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। दूसरा, ये नाम थोड़ा ध्यान रखना, एलीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट होता है, मतलब छोटा सा क्लासिफिकेशन है जहाँ पे कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड होना चाहिए, कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड। तो अगर मान लो 3 कार्बन से एसोसिएटेड ये स्ट्रक्चर बनाता है, तो इस केस में इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, एक H+ हटाया, एक माइनस चार्ज, दूसरा H+ हटाया, दूसरा माइनस चार्ज, मतलब ओवरऑल यहाँ पे -2 चार्ज लिख सकते हैं। सिमिलर टाइप से यहाँ से एक H+ हटाया, एक माइनस चार्ज, यहाँ से H+ हटाया, एक माइनस चार्ज, मतलब यहाँ पे भी आराम से लोग 2- चार्ज बोल सकते हैं। तो टोटली स्ट्रक्चर में भी हम लोग के पास 4 माइनस चार्ज है, ऐसा बोला जा सकता है। इनफैक्ट आगे जाने के बाद पता चलेगा एक छोटे से कंसेप्ट में जिसको हम लोग रेजोनेंस भी बोलते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब दोनों स्ट्रक्चर एग्जैक्टली हम लोग आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर लो या नीचे वाला स्ट्रक्चर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले केस में अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करे तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड अगर काउंट करे तो उस केस में वापस से 2 जगह पे डबल बॉन्ड दिख रहा है तो 2 पाई बॉन्ड, मतलब कंपाउंड के अंदर 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, किसका डाउट है क्वेश्चन नंबर 27? मेरा मेरा का मतलब नाम बोला कर मेरा। रौनक मुखर्जी, एक चीज बताइए, ऐसा कंपाउंड कभी सुना है कैल्शियम, मतलब CaC2 का नाम कभी सुना है, कहीं भी जिंदगी में सुना है ऐसा नाम CaC2? शायद सुना। शायद सुना है, शायद भी भूल गया है। बताओ, अभी तुम लोग के डोमेन में इतना कम चीज आया है केमिस्ट्री में, अभी भी शायद तुमको याद नहीं है। जब तुम लोग का डोमेन बड़ा होता चला जाएगा तो फिर आउटपुट तो बड़ा ही कम होता चला जाएगा। कहाँ से सुना है? इस चीज को हम लोग कैल्शियम कार्बाइड बोल सकते हैं। सर वो कार्बाइड, सर सर वो इथिन का प्रिपरेशन में सुना था। इथीन के प्रिपरेशन में, बहुत बढ़िया।
कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज है, बचपन से देखते आ रहा हूँ कि कैल्शियम हमेशा 2+ चार्ज में होता है, तो C2 2- बोल सकते हैं। C2 2- कैसे बनेगा, तो अभी के लिए हम सीधा बता दे रहे हैं। अगर हम लोग का एक इथीन है तो इथीन वाले पार्ट के दोनों हाइड्रोजन वाले पार्ट को हटा दो। अगर दोनों हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज बनेगा। इस चीज को हम लोग आराम से इथाइनाइड आयन बोल सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड भी बोला जा सकता है, एक्चुअल में नाम तो कैल्शियम कार्बाइड ही होता है। अब इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में 2 एटम्स हैं, इसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और 2 एटम्स है इसका मतलब आराम से यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने को 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है। ट्रिपल बॉन्ड इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो दो एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड ऐसा बोल सकते हैं। ये सब है, पहली बार ये सब स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसलिए डिफिकल्टी है, एक बार देख लिया तो जिंदगी भर याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 के अलावा कोई और किसी को दुविधा? 31 में भी हो गई डाउट शायद। देवांशु राज, ओए देवांशु राज, होमवर्क बनाया है यस जी? सर। हाँ सर। कोई डाउट नहीं आया? नहीं, यहाँ तक नहीं बनाया था, 20 तक ही देखा था। यहाँ तक नहीं बनाया? 20 तक बनाया था। क्यों 20 तक बनाया? सर फिर फिजिक्स बनाने लगा था तो फिर भूल गया कि केमिस्ट्री में बहाना हुआ मारेगा तो था। फिजिक्स का बनाने लग गया, मैथ्स का बनाने लग गया, केमिस्ट्री का बनाने लग गया, बायो का बनाने लग गया। 20 तक में तो 50% तो क्वेश्चन होमवर्क मिला था। मैं तो तुमको 31 तक में मुश्किल से 20 क्वेश्चन है, 15 ही क्वेश्चन होमवर्क मिला होगा। 20 तक बनाया था। मजाक चल रहा है क्या इधर? मस्ती मारने आया हो इधर? घर पे आकर के मार खाए, मारेंगे तुमको हम। अब तो लॉकडाउन भी खत्म हो गया, घर पे आ सकते हैं आराम से। तुम लोगों को लास्ट क्लास में बोला केमिकल बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हम किसी भी टॉपिक में इंट्रोडक्शन नहीं दिए तुम लोग, इतना 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 सब चीज पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग में दिया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये खराब तो केमिस्ट्री खराब, मान के चलो। कोई भी बहाना नहीं चलेगा इधर। तुम लोगों से दिन भर में 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है क्या? 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है क्या? परसों क्लास हुआ था मंडे को, तो अगर 2 दिन के हिसाब से भी बात करें तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तुम लोग का मार्क्स नहीं आता तो दुखी होता है कि सर मार्क्स नहीं आया, बट मार्क्स लाने के लिए कितना मेहनत इनपुट करना है ये नहीं तुम लोग को देखना होता है। ऐसे कहीं काम चलेगा क्या तुम लोगों का? बोलते हैं कि हम लोग आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, मेहनत आईटीआई वाला कर रहे हैं। आईटीआई वाला लोग भी ज्यादा मेहनत करने लग गए आजकल तो। गिन चुन करके 2-3 लोग डाउट पूछते हैं, 2-3-4 लोग डाउट पूछ रहे हैं, मतलब बाकी लोग होमवर्क नहीं कंप्लीट करके आए, पता चल जाता है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हर साल का ये सेम पैटर्न है। हमको तो लगा तुम्हारा बैच अच्छा है, बहुत घटिया बैच है तुम्हारा यार। वो 3-4 लोग की वजह से बस बैच में थोड़ा माहौल बना रहता है, ये डाउट है, ये डाउट है, ऐसा डाउट है, वैसा डाउट है। ऐसे कहीं काम चलता है क्या? हम 4 चीजें स्किप कर देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा तुम लोगों को। बुकलेट सॉल्व कराने के पीछे बहुत एक बड़ा मोटिव होता है, और इसीलिए पूरे तुम कहीं भी चले जाओ, वो बोकारो में किसी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, तुमको बुकलेट नहीं सॉल्व कराया जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि बुकलेट अगर सारे क्वेश्चन मार्क कराएं, इसका मतलब आपको सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, उसके बिना आप काम ही नहीं कर सकते। केमिकल बॉन्डिंग में पलट के देखा है कितने क्वेश्चन है? अप्रोक्सीमेटली 450 या 500 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, एक एक क्वेश्चन। एक दिन में 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। मेंस के एग्जाम में आज बच्चे लोग 75 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे 3 घंटे में। 3 घंटे में 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुम लोग के पास 2 दिन के अंदर टाइम नहीं मिल रहा कि तुम लोग एक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। फिजिक्स में ज्यादा होमवर्क हो गया था, मैथ्स में ज्यादा होमवर्क हो गया था। कहाँ का बहाना है भाई ये? कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया फिजिक्स में देवांशु? होमवर्क वगैरह बहुत ज्यादा था, कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? सर वो वाला बुकलेट को आधा से ज्यादा बना लिया था। कितना ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बात करो। 70 के आसपास। 70 के आसपास, मतलब एक दिन के लायक होमवर्क है वो? क्या सर? एक दिन के लायक होमवर्क है? एक एक दिन में तुम लोग को 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे होमवर्क सॉल्व करेंगे तो आईआईटी छोड़ दो, एनआईटी में भी नहीं होने वाला है कुछ।
एनआईटी में भी नहीं जाएंगे, एनआईटी भी इतना आसान नहीं होता है, अच्छी चीजों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत एक्सट्रीम मेहनत करना पड़ता है। ऐसे कहीं मेहनत किया जाता है क्या? घटिया घटिया सवाल है, उसमें टाइम नहीं मिल पा रहा तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का। एटलीस्ट दूसरे लोग को डाउट तो पूछ रहे, सर इसमें क्या सॉल्व होगा, कैसे सवाल सॉल्व होगा, नहीं मालूम पड़ रहा है। जो लोग ट्राई करके नहीं, उनका डिस्कशन का क्या सेंस बनता है? कोई डिस्कशन का सेंस नहीं है। तो इससे अच्छा तो है कि हम भी आराम से क्लास लगाते चले जाएं। अगर हम डिस्कशन का टाइम माइनस कर देना, तो जितना देर में मेरा सिलेबस खत्म होता है, उस हमको लगता है कि उससे 60% में मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। मेरा 1-1 घंटा डिस्कशन में चला जाता है। करना ही नहीं चाहिए डिस्कशन तुम लोगों के साथ। सबसे बेस्ट यही रहेगा कि हर एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बना के यूट्यूब पे डाल दें, और जिसको देखना है उधर से देख लो सॉल्यूशन। हर एक क्वेश्चन के बगल में एक लिंक होगा, सॉल्यूशन बना करके डाल देंगे, जिसको देखना वहां से देख लो, कहानी खत्म। मेरा भी टेंशन खत्म और सिलेबस भी मेरा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जिसको मेहनत करना वो कर ही रहे हैं। बताओ भाई, और कोई डाउट किसी को? कुछ भी किसी क्वेश्चन में? अच्छा, एक और ये भी क्वेश्चन दिया था 36 नंबर, कोई डाउट है किसी को 36 नंबर या किसी और क्वेश्चन में? और भी होमवर्क एक दिया बार है, 28 भी बता, 45 एक भी बार दे 28 रखा है भी होमवर्क। बता दीजिए। एक मिनट, 28? अरे यार 28 मत पूछो यार, नालायक आदमी, शर्म आता है 28 पूछने में? क्लास में नहीं कराया ऐसा सवाल, ऐसा मत पूछो यार, इतना घटिया सवाल। एक चीज दिखाए तुमको, कहाँ गया मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर? शुरुआत में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर डिस्कस किए थे, सबसे शुरुआत में लेक्चर 1 या 2, जहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे थे कि एक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में कौन कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है कंपाउंड का, या फिर किस तरीके का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसमें ये सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, बस उसमें बेंजीन रिंग नहीं है। इससे पूछा था कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, इसी टाइप का स्ट्रक्चर है ना जी उधर। बस वहां पे ऐसा कर दिया, उसमें तो और आसान कर दिया, ऑक्सीजन भी नहीं डाला है, बस ऐसा कर दिया है। रौनक, यस सर। हम लोग घूमने का प्लान बना रहे थे, पुरुलिया आने का प्लान बना रहे थे, पुरुलिया का रहने वाला है ना, तो यस सर। दो पर्पस सॉल्व हो जाएगा, घूम भी लेंगे और तुमको मारेंगे भी बहुत मारम। बन जाएगा सवाल? ट्राई करके यस देखना, सर। सवाल को ट्राई करके देखना, अगर नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में इस चीज को पूछ लेंगे, ठीक है? एक बार अच्छे से ट्राई करके देखना। उसमें बस हर एक कार्बन कहाँ कहाँ पे कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है उस चीज को नोट डाउन करना। और एक सवाल तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजीन वाले पार्ट में हम लोग सर्कल क्यों डिनोट कर देते हैं, उस चीज को हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड होगा। ट्राई करके देखना एक बार सवाल। और कोई डाउट 31 में या उसके आगे किसी क्वेश्चन में? कोई डाउट जल्दी पूछते जाओ, टाइम मत खराब करो मेरा। तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है जिंदगी में, अभी तो 16 साल के 17 साल के हुए होंगे, पूरा जिंदगी पड़ा है। जल्दी बोलो, और कोई डाउट? चलो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक मिनट। लास्ट क्लास में बताया था व्हाई डज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि बॉन्ड बनाना होता है तो इसलिए बॉन्ड बनाते हैं, और क्या। फिर उसके बाद हाँ, सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल ऑल्दो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए उसको ऐसा समझो, जैसे लास्ट क्लास में एक चीज मेंशन किया था कि जब भी कभी एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो मान लो कि जैसे हम लोग अभी तक बचपन से ये पढ़ते आ रहे थे कि जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो उस केस में दोनों एटम्स अगर एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ऐसा लिख देते हैं, ए एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो उस केस में हम लोग का जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो बीच में रहा, ऐसा हम लोग बॉन्ड टाइप का मेंशन कर दे रहे हैं। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे तो एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो दोनों एटम दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से दूसरी तरफ गया। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि हम लोग जो एटम लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया या इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट किया, वहां से एक एरो शुरू करेंगे और जिसके ऊपर कोऑर्डिनेट हुआ उस पे एरो खत्म करेंगे। तो एक तो ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और लॉजिक है, जो लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा उसके ऊपर प्लस चार्ज, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर
डोनेट हुआ उसके ऊपर माइनस चार्ज, उसके पीछे भी एक रीजन है, उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। बट अभी के लिए चलो अभी डिस्कशन कर ही लेते हैं। जैसे मान लो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ए के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन था, इन दो में से ए वाला पार्ट 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ए के ऊपर अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके हट गया मतलब एक प्लस चार्ज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। वही 1 इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट बी के ऊपर ऐड हुआ, तो जब बी के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड हुआ तो बी वाले पार्ट के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इसकी वजह से माइनस चार्ज। अब एक चीज समझो, ऊपर हम लोग के पास ए और बी के पास अगर एक एक इलेक्ट्रॉन था तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ और बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर हम लोग इसी स्पीसीज को यहाँ रिप्रेजेंट करें कि ए के ऊपर प्लस चार्ज है विथ 1 इलेक्ट्रॉन, बी के ऊपर माइनस चार्ज है विथ 1 इलेक्ट्रॉन, तो जिसके ऊपर जो चार्ज है वो वैसे ही रहेगा क्योंकि हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर करने से चार्ज पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आराम से हम लोग इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, जहाँ पे एक ही एटम लोन पेयर वाला पार्ट कोऑर्डिनेट कर रखा है, तो हम लोग वहां से एरो शुरू करके दूसरे एटम के ऊपर डालेंगे, या फिर जो लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया उस पर प्लस चार्ज, जिसके ऊपर लोन पेयर कोऑर्डिनेट हुआ उसके ऊपर माइनस चार्ज, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल में सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हम लोग नाइट्रोजन वाले पार्ट को ले सकते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग का HNO3 है मॉलिक्यूल, अगर तो HNO3 वाले पार्ट में नाइट्रोजन के ऊपर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है, नॉर्मल शेयरिंग होता है, मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा एक OH ग्रुप होता है, तो OH ग्रुप में ऑक्सीजन वाला पार्ट एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे नाइट्रोजन के साथ। कैसे होता है इस चीज को जस्ट हम लोग आज लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक ऑक्सीजन जो बच गया HNO3 में, उसके साथ नाइट्रोजन वाला पार्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाना पड़ रहा है उसके पीछे जो रीजन है वो आज हम लोग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं आराम से। तो HNO3 वाले पार्ट में हम लोग का डबल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके अलावा एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले पार्ट में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। N2O5 ले सकते हैं या फिर N2O3 वाला स्ट्रक्चर ले सकते हैं। इनफैक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ऐसा कोई लिमिटेड रोल नहीं है कि यहीं पे केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग कहीं भी बना सकते हैं। जैसे H2SO4 के स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखाया जाता है और नॉर्मली ऐसा भी दिखाया जाता है। H2SO4 का एक ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 2 OH ग्रुप 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बट इसका ये दूसरा स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है, इसके साथ OH OH कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्यों हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जैसा डिनोट कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन होता है हम लोग का लेविस ऑक्टेट रूल। ऑल्दो लेविस ऑक्टेट रूल क्योंकि मालूम पड़ चुका है कि लेविस ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट कंप्रेस्ड ऑक्टेट दोनों एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर ना भी बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग लेविस ऑक्टेट रूल में जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का सिनेरियो है उस चीज को थोड़ा काउंटर करने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यूज करके आराम से काम कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स में HNO3 ले सकते हैं, N2O5 ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, SO3 ले सकते हैं। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनसे रिलेटेड हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड आराम से बना सकते हैं। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर दे रखा हम लोग का FeCN6 4-, तो यहाँ पे जो CN वाला पार्ट है ये आयरन के ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा होता है। इस तरीके के हम लोग जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, जो भी बड़े ब्रैकेट के अंदर दे रखा होता है, इन सब चीज को आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? बोलो भाई जल्दी, और कोई डाउट? तो लास्ट क्लास में हम लोग तुम लोगों को वैलेंसी तक के पार्ट का डिस्कशन बता चुके थे। वैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी वाला पार्ट जस्ट मेंशन किया था, लेविस ऑक्टेट रूल वाला पार्ट भी मेंशन कर लिया था। वैलेंसी वाले पार्ट के बाद जो अगला टॉपिक अपने को डिस्कस करना है, चलो ठीक है, हेडिंग डाल दो कॉपी में, कोवैलेंसी। लास्ट क्लास में बोला था कि वैलेंसी दो तरह का होता है, जिसमें एक को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं, दूसरे को हम लोग कोवैलेंसी बोलते हैं। कोवैलेंसी वाले पार्ट का डिस्कशन हम लोग आज आराम से कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल देना कोवैलेंसी, मतलब वो इलेक्ट्रोवैलेंसी के साथ साथ वैलेंसी का ही दूसरा टाइप है जो हम लोग को आराम से मेंशन करते हुए काम करना है। और इसमें पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर उस डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे वो डेफिनेशन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट इसमें मेंशन करना कोवैलेंसी में, डेफिनेशन में, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स
formed by an atom in a given molecule. In a given molecule. एक मॉलिक्यूल के अंदर हम लोगों के एक एटम से कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने, वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं, कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, इस चीज को हम लोग आराम से कोवेलेंसी बोल सकते हैं. बट ये बड़ा सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है. इतने सिंपल डेफिनेशन से हम लोग को मतलब नहीं होता है. हम लोग को थोड़ा तो हाई फाई डेफिनेशन चाहिए होगा. 11th क्लास में आ गए हम लोग. तो हाई फाई डेफिनेशन में हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू द number of unpaired electrons it is equal to the number of unpaired electrons present in the ground state or excited state configuration of an atom. It is equal to the number of unpaired electrons present in the ground state or excited state configuration of an atom. एक एटम के ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन में या एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन वाले पार्ट में हम लोगों के कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंसी. अब इसमें ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में शायद बोल रहे थे डिस्कशन में, कि ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन क्या होता है. इस चीज का पार्ट तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा होगा. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट या राइट द ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट. तो जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा करते हैं उस चीज को ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन भी बोला जाता है. ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, तो जैसे उसको इस तरीके से समझो कि जब हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले पार्ट में हम लोग का ग्राउंड स्टेट मतलब होता है n=1. मतलब इलेक्ट्रॉन जो सबसे लोएस्ट पोजीशन में अवेलेबल हो सकता है वो चीज हम लोग मेंशन करके चल रहे हैं ग्राउंड स्टेट. लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो सबसे लोएस्ट पॉसिबल जो स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन्स के एग्जिस्टेंस के लिए जो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला जो स्टेट है, अगर उस चीज की बात करें तो हो सकता है n=1 ना हो. जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग मान लो बोरोन की बात करते हैं, तो बोरोन वाले पार्ट का एटॉमिक नंबर होता है 5. इसका मतलब 1s2 2s2 2p1 लिख सकते हैं. तो ये पांचों इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से जो सबसे लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट है वो हम लोग का n=2 में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि रह रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन. और सबसे लोएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब सबसे मिनिमम एनर्जी में रहना चाहेंगे तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा. इस पूरे कन्फिग्रेशन को जब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स अपने मिनिमम पॉसिबल एनर्जी स्टेट में रह रहे हैं, इस चीज को हम लोग ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन बोला करते हैं. पॉइंट ये होता है कि अगर ये ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है तो एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन का क्या मतलब है या फिर एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है. तो जब हम लोग बोर्स मॉडल की बात कर रहे थे तो उसमें ऐसा बोला था कि n=1 वाला पार्ट ये अपना ग्राउंड स्टेट है, n=2 n=3 4 5 6 इन सब को हम लोग एक्साइटेड स्टेट बोलना शुरू करते हैं, जिसमें ये पार्ट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट था. उसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या बैकग्राउंड, जैसे हम बोल रहे हैं उस टाइम पे नॉइज क्रिएट हो रहा है क्या? ये सर हेलो, अभी आवाज क्लियर आ रहा है क्या? सर ओके चलो. तो जैसे हम लोग जब टर्म यूज कर रहे थे ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन, तो हम लोग का जब बोर्स मॉडल था तो n=1 को ग्राउंड स्टेट बोल रहे थे.
n=2 को हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहे थे, n=3 वाले पार्ट को हम लोग सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोल रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन जो सबसे लोएस्ट एनर्जी में एग्जिस्ट कर रहा है, वहां से सबसे अगला स्टेज जहां पर इलेक्ट्रॉन जा सकता है, उस चीज को हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहे थे। वहां से अगला स्टेज जो हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन्स के जाने के लिए अवेलेबल है, उस चीज को हम लोग सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोल के चल रहे थे। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का एक सिनेरियो होता है जो अपने को डिस्कस करना होता है, और इसमें थोड़ा बहुत कंसिडरेशन चेंज होता है। अगर हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेके चल रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब थोड़ा अलग हो गया, जो हम लोग बोर्स मॉडल से रिलेट नहीं कर पा रहे बहुत ज़्यादा, थोड़ा डिफरेंट होगा। और एक्साइटेड स्टेट का ही मतलब थोड़ा यहाँ पे अलग होता है। तो जब हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे, तो इस तरह के सिचुएशन में जैसे डिपेंड करता है कि हम लोग का एटम कौन सा है। जो एटम होगा उसके हिसाब से हम लोग एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, जो भी एटम होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे। और जब हम लोग कन्फिग्रेशन लिखा करेंगे, तो वहाँ पे टर्म एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन इस टाइप से टर्म डिफाइन किया करेंगे। जैसे एक चीज समझ के देखना, मान लो जैसे हम लोग के पास बोरोन एटम है अगर, तो बोरोन एटम में अभी कन्फिग्रेशन लिखा था 1s2 2s2 2p1। अगर हम लोग इसका ऑर्बिटल डायग्राम मेंशन करें, तो ऑर्बिटल डायग्राम वाले पार्ट में हम लोग के पास 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों अपोजिट ओरिएंटेशन के साथ या अपोजिट स्पिन के साथ होगा। उसके अलावा हम लोग के 2s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अपोजिट ओरिएंटेशन के साथ होगा। और अपने 2p वाले पार्ट में हम लोग के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। इस चीज को हम लोग ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन बोलेंगे। बट अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, तो उसमें एक चीज ध्यान रखना, जो हम लोग का पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है या फिर जो हुंड्स रूल वाला पार्ट है, हम लोग उस चीज को अवॉइड करने की बात कर रहे हैं। बेसिकली एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जाने का बेसिक मतलब ये है कि हम लोग एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। अब उसमें एक चीज सोच के देखो, अगर हम लोग हाइड्रोजन वाले पार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करा रहे थे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, जो कि n=1 में एग्जिस्ट कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट को अगर सफिशिएंट एनर्जी मिला, तो n=2 में आराम से जंप करके जा सकता है। ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं, इसमें खैर कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग के n=1 में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा, अगर उसको सफिशिएंट एनर्जी मिला तो n=2 में, n=3 में आराम से जा सकता है। अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल को, मतलब एक मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन कराते हैं, जब उसमें हम लोग एटम्स वाले पार्ट को आपस में कंबाइन करते हैं, तो एटम्स की कॉम्बिनेशन के टाइम पे उन इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है, या फिर वो नेचर से सफिशिएंट एनर्जी गेन करना शुरू करते हैं, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को नीचे से उठा करके ऊपर लेके जाए। इस तरह के सिनेरियो में सबसे पहला पार्ट ये होता है कि जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, ये पेयर वाला पार्ट ब्रेक करता है। सबसे पहला पार्ट, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में है तो उठ करके ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग के पास एक पेयर वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग सबसे पहला काम उस पेयर को ब्रेक करना शुरू करते हैं। जब भी कभी एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम लोग को एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, तो पहला काम हम लोग इलेक्ट्रॉन का जो पेयर, और वो भी वैलेंस शेल में, ये लॉजिकल भी है कि अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रहा, तो सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसको सबसे पहले एनर्जी मिलेगा, वो आराम से ऊपर एनर्जी स्टेट में जा सकता है। तो अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है, तो इलेक्ट्रॉन के एक्साइटमेंट के टाइम पे या उसको हायर एनर्जी स्टेट में भेजने के टाइम पे पहले हम लोग इस पेयर को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले पेयर ब्रेक होता है ताकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हो जाए। और यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके अपने से हायर एनर्जी लेवल में जाना शुरू करेगा। तो हायर एनर्जी लेवल में जाने का मतलब, अगर हम लोग 2s की बात करें और 2p की बात करें, तो तुम लोग को याद होगा हम लोग एनर्जी वाले पार्ट को n+l रूल से डिसाइड करते हैं। तो n वाला पार्ट इसमें 2 के बराबर है और l वाला पार्ट 0 के बराबर होता है। इसका मतलब n+l रूल 2 के बराबर हो गया। जबकि 2p वाले पार्ट में n वाला पार्ट 2 के बराबर, और p वाले पार्ट के लिए जो l का वैल्यू है वो 1 के बराबर, मतलब n+l 3 के बराबर है। तो एनर्जी लेवल में हम लोग का जो 2p वाला पार्ट है, इसका एनर्जी हाइयर होगा, तो हम लोग आराम से इस 2s के एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके, केवल एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस 2s के एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके इससे हाइयर एनर्जी वाले 2p ऑर्बिटल में आराम से डाल सकते हैं। इस चीज को
बॉन्डिंग के टाइम पे एक एटम के लिए हम लोग एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन या फिर एक्साइटेड स्टेट के जैसा यूज करते हुए मेंशन करते हैं। ऑल्दो ये थोड़ा अलग टाइप की चीज है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग को एक्साइटेड स्टेट एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मेंशन करना है तो हम इस तरीके से ही बात कर सकते हैं। जैसे एनर्जी लेवल में तुम लोग को याद होगा, सबसे लोएस्ट एनर्जी 1s का होता है, फिर 2s का होता है, फिर उसके बाद 2p का होता है, फिर 3s का होता है, फिर 3p का होता है, फिर उसके बाद एनर्जी लेवल में अगला वैल्यू आता है 4s का, फिर उसके बाद 3d का वैल्यू आता है। एग्जैक्टली इधर के बारे में तो कोई कमेंट हम नहीं दे सकते, हमको भी ज्यादा आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में। लेकिन अगर हम लोग एक एनर्जी वर्सेस एन के रिस्पेक्ट में डायग्राम मेंशन करें, मतलब एनर्जी वाला पार्ट हम लोग के वाई एक्सिस पे है और यहाँ वाले पार्ट में हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर बात करें, तो इस केस में एनर्जी वर्सेस एन के डायग्राम में अगर एन इक्वल टू 1 है तो सबसे लोएस्ट एनर्जी, एन इक्वल टू 2 वाले पार्ट में दो वैल्यू पॉसिबल है, 2s पॉसिबल है, 2p भी पॉसिबल है, जिसमें 2p का एनर्जी थोड़ा ज्यादा होगा। इनफैक्ट एक चीज देखना, जो डायग्राम हम तुमको बता रहे हैं ये हम थोड़ा सिंपल तरीके से बता रहे हैं। एनसीईआरटी में सेम डायग्राम एटॉमिक स्ट्रक्चर में दे रखा है, सेम डायग्राम, बट वो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दे रखा है। आज एक बार देखना, एनसीईआरटी के एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक डायग्राम दे रखा है एनर्जी वर्सेस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का डायग्राम है। हम लोग उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन को हम लोग इस एक्सिस पे डिनोट कर रहे हैं, तो पहले हम एन इक्वल टू 1 ले लेते हैं। यहाँ पे n इक्वल टू 1 में केवल अपने पास एक ही टाइप का सबशेल है 1s, जिसका एनर्जी लेवल फिक्स होगा, तो हम लोग आराम से 1s वाले पार्ट को कहीं पे मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले 1s वाला पार्ट आ गया, फिर हम लोग n इक्वल टू 2 पे जाते हैं, तो n इक्वल टू 2 में अपने पास दो तरह का सबशेल है, 2s भी सबशेल है और 2p भी सबशेल है। हम लोग डिस्कशन किए थे एक दिन क्लास में कि जैसे अगर हम लोग एक बिल्डिंग के अंदर जाएंगे तो उसमें अलग अलग फ्लोर्स हैं, तो उस केस में 2s फ्लोर है और 2p फ्लोर है। तो अगर हम लोग n इक्वल टू 2 में जाएंगे तो बेसिकली दो फ्लोर है, तो दोनों का अलग अलग एनर्जी लेवल होगा, और 1s से ज्यादा एनर्जी 2s का होना चाहिए, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p का होना चाहिए। इसका मतलब n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग हम लोग का जो एनर्जी लेवल वाला पार्ट है, अगर हम लोग इस चीज को मेंशन करना शुरू करें तो इस केस में 2 के करस्पॉन्डिंग हम लोग का 2s वाला पार्ट भी एक एनर्जी लेवल होगा और 2p वाला पार्ट भी एक एनर्जी लेवल होगा, ऐसा मेंशन कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद जब हम लोग n इक्वल टू 3 वाले पार्ट में जाएंगे तो n इक्वल टू 3 में हम लोग के पास 3s है, 3p है और 3d भी एग्जिस्ट कर रहा है। ऑल्दो 4s का एनर्जी 3d से कम है, बट एक्चुअल में n इक्वल टू 3 में 3s 3p 3d तीनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ वाले पार्ट में जो हम लोग का n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग 3s होगा, वो अपने 2p से ज्यादा एनर्जी पे होगा। इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट में हम लोग आराम से 3s ले सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कहीं 3p मेंशन कर सकते हैं और उसके ऊपर कहीं पे हम लोग 3d मेंशन कर सकते हैं। जब n इक्वल टू 4 में जाएंगे तो n इक्वल टू 4 वाले पार्ट में जो 4s वाला पार्ट होगा, इसका एनर्जी लेवल 3d से कम होना चाहिए। मतलब 4s वाले पार्ट का एनर्जी इस 3d वाले पार्ट के एनर्जी लेवल से थोड़ा नीचे होगा, ऐसा हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे हम लोग आराम से 4s को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी 3p से बड़ा है और 3d से छोटा है। तो एनर्जी के हिसाब से हम लोग का 4s वाला पार्ट 3p से ऊपर और 3d वाले पार्ट से नीचे निकल के आएगा। इस चीज को हम लोग आराम से एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले पार्ट में एनर्जी केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, सब शेल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो कौन से टाइप का शेल है प्लस कौन से टाइप का सब शेल है, उसके हिसाब से एनर्जी लेवल है। अब इसमें होगा क्या, जैसे मान लो n इक्वल टू 1 है, ये 1s, अगर हम लोगों का कोई एटम जिसका इलेक्ट्रॉन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है 1s में, तो इससे अगला एनर्जी लेवल कौन सा है, तो इससे अगला एनर्जी लेवल हम लोग का 2s है। इसका मतलब 1s के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो 2s विल बी द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि 1s से नीचे तो कुछ है नहीं, मतलब 1s अपना ग्राउंड स्टेट होगा। तो अगर मान लो जैसे हम लोग मान लो हीलियम लेके चलते हैं, तो हीलियम वाले पार्ट में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट में 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो अपने 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हीलियम के ग्राउंड स्टेट के हिसाब से बात करें तो ये पूरा का पूरा जो हम लोग का सबशेल है, ये ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन हो गया। तो इससे अगला एनर्जी लेवल क्या है, तो इससे अगला एनर्जी लेवल वाला पार्ट अपना 2s है। मतलब हीलियम के लिए अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये 2s वाला पार्ट हम लोग का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन होगा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये 2p वाला पार्ट का नंबर निकल के आएगा।
थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो अगला एनर्जी लेवल 3s वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। इस टाइप से हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं अगर हम लोग का हीलियम एटम वाला पार्ट दे रखा है तो। अगर मान लो हम लोग के पास हीलियम एटम नहीं है, कोई दूसरा एटम लेके चल सकते हैं, कोई थोड़ा भारी एटम ले लेते हैं। मान लो हम लोग सोडियम से। सोडियम लेके चल लेते हैं, तो सोडियम वाले पार्ट में एटॉमिक नंबर हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो हम लोग जब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करेंगे तो 1s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p वाले पार्ट में हम लोग के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम एक काम करते हैं, चलो ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 3s वाले पार्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इस डायग्राम को मेंशन करेंगे तो हम लोग का जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा का पूरा यहाँ तक का पार्ट आएगा। ये हम लोग का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो सबसे मिनिमम पोजीशन में अवेलेबल हो सकते थे वो यहाँ तक है। तो सोडियम के लिए ये सारे के सारे शेल और सब शेल ये अपना ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ग्राउंड स्टेट बेसिकली हो गया। तो इससे हायर एनर्जी पे कौन सा एलिमेंट है, तो हम लोग 3p की बात कर सकते हैं। इसके आगे वाला ये चीज हमको भी नहीं पता और हम कभी दिमाग लगाने की कोशिश भी नहीं किए कि हम लोग इसके आगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 3d को बोलेंगे कि हम लोग 4s को बोलेंगे। हाँ ये है कि जैसे हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंसी की बात कर रहे हैं तो कोवेलेंसी वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन जो है खुद से एक्साइटेशन में जाता है। खुद से एक्साइटेशन में जाने का मतलब कि एटम को मालूम है कि हम लोग बॉन्ड बना करके ज्यादा स्टेबल होने वाले हैं, तो कुछ देर के लिए वो अनस्टेबिलिटी गेन कर सकता है, वो आजू बाजू से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी में आ सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जब खुद से एक्साइटेशन होगा तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को 3s से 3p में या फिर 3d में डालेंगे। लेकिन अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, मान लो हम लोग हीट दे रहे हैं, तो अगर हीट दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट 3p के बाद 3d में जाएगा कि 4s में जाएगा, ये चीज हमको भी नहीं पता और हम कभी दिमाग लगाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अपने स्कोप से थोड़ा बाहर है। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो हम लोग का 3s तक सबसे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ था। इसका मतलब 3s के बाद जो अगला लेवल है ये 3p वाला पार्ट, ये अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकल के आएगा अगर हम लोग सोडियम वाले एटम को लेकर के चल रहे हैं। तो इस एक चीज का ध्यान रखना, अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर तक की बात करें या पीरियोडिक टेबल तक की बात करें तो वहां पे एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। वहां पे एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद, वो भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो हम लोग सीखे हैं बोर्स मॉडल में वही चीज है। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ग्राउंड लेवल तक जो भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन है वो पूरा का पूरा लेवल अपना ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। फिर वहां से सबसे पहला जो एनर्जी स्टेट है दैट विल बी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद अगला वाला पार्ट हम लोग आराम से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हुए काम कर सकते हैं। इनफैक्ट 2016 में शायद से या 2017 में देखना, एक क्वेश्चन दे रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में, शायद 2016 वाले पार्ट में, एग्जैक्टली हमको ध्यान नहीं है। 2015, 16 या 17 में जेई एडवांस में देखना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक सवाल आ रखा है। उसमें एग्जैक्टली सवाल कुछ इस तरीके से किया गया है। सवाल हम फ्रेम कर रहे हैं यहाँ पे। द नंबर ऑफ सॉरी द डिजेनरेसी, ये टर्म हम लोग शायद से कभी मेंशन नहीं किए हैं बट एक बार मेंशन कर लेते हैं। द डिजेनरेसी ऑफ क्या होता है, इसका मतलब एक्सप्लेन करते हैं। द डिजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट of hydrogen atom is 9, then find the degeneracy of second excited state of hydride ion. हाइड्राइड आयन, डिजेनरेसी का मतलब क्या है, ये वर्ड सुना है कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में? यस सर। क्या मतलब होता है डिजेनरेट का मतलब? सर याद नहीं सर, एक सेकंड। बहुत जगह क्वेश्चंस में भी दे रखा होता है डिजेनरेट। चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा यूनिक कंसेप्ट होता है। इसके ऊपर सवाल पूछा जा चुका है, बहुत ही ऑब्वियस है कि मेंस में आराम से सवाल पूछा जाएगा। अब इसके बाद जी एडवांस से पूछा जा चुका है, मेंस में आराम से पूछा जा सकता है। चलो ध्यान दो।
डिजेनरेसी का बेसिक मतलब होता है कितने ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी लेवल पे हैं बेसिकली, या कितने सब शेल्स सेम एनर्जी लेवल पे, हम लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। ऑल्दो हम लोग ऑर्बिटल्स के ही टर्म में बात करते हैं, बट कितने ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी लेवल पे हैं, इस चीज को हम लोग डिजेनरेसी बोला करते हैं। ये चीज तुम लोगों को समझ में आया होगा होर्न्स रूल में, वहां पे ये टर्म यूज किया जाता है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, कि हम लोग जब इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कराते हैं तो पेयरिंग तब तक नहीं कराते जब तक कि सारे के सारे सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाए। मतलब जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू करते हैं तो पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि सारे के सारे सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ना करे, और वहां पे ये टर्म डिजेनरेट यूज किया जाता है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करते हैं तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डन अनलेस all the degenerate orbitals have at least one unpaired electron present in them। तो जैसे मान लो ऐसा px वाला पार्ट लेके चलते हैं, p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल में px एग्जिस्ट करेगा, py एग्जिस्ट करेगा, pz एग्जिस्ट करेगा, तो तीनों ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली सेम एनर्जी लेवल पे है। इसका मतलब px, py और pz, इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम लोग आराम से डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं। ये बोलने का तरीका होता है कि हम लोग का डिजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब सेम एनर्जी लेवल पे कौन कौन से ऑर्बिटल्स है, और डिजेनरेसी का मतलब होता है कितने ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एट द सेम एनर्जी लेवल, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। तो इसी के जस्ट नीचे हम मेंशन कर रहे हैं, इस पूरे पॉइंट को मेंशन कर लेना। एक तो काम करो, क्वेश्चन नोट करो पहले, ऊपर वाले डायग्राम को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, एक कंसेप्ट है जो समझने का है। कल को इनकेस अगर भूल गए तो ये लेक्चर आराम से देख लेना, हम हेडिंग वहां पे डलवा देंगे, डिजेनरेसी और एक्साइटेड स्टेट ऑफ एलिमेंट। ये क्वेश्चन नोट करो, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कुछ कुछ कंसेप्ट्स की बात करेंगे। इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं और टर्म्स पहले का क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे पॉइंट। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, उसी में पॉइंट लिख लेना। दो 2016 में ही शायद ये सवाल आया था। हम नॉर्मली 2014-15 में ये टर्म, एक छोटा सा पॉइंट है जो लिखवाए हैं, मतलब लिखवाएंगे यहाँ पे, ये पॉइंट हम लिखवाया करते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम पढ़ाते थे, तो ये पॉइंट हम बस लिखवा दिया करते थे, एक पॉइंट स्टार मार्क दे करके। बट हमको नहीं लगा था कभी कि इस पॉइंट पे सवाल पूछा जा सकता है। इनफैक्ट हमको कभी मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि इस पॉइंट पे सवाल कैसे फ्रेम किया जा सकता है। तो जब सवाल आया तो समझ में आ गया कि अच्छा इस तरीके से सवाल फ्रेम किया जा सकता है। इनफैक्ट ये जो सवाल आया था, ये सवाल जहां तक हमको ध्यान है उस टाइम पे हम थोड़ा बहुत रिसर्च किए कि यार इस तरह का सवाल मतलब कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो हमको समझ में आ गया कि हाइड्राइड आयन वाले पार्ट के हिसाब से आंसर होगा। लेकिन जब हम थोड़ा हायर लेवल पे सोचे कि 3D वाले पार्ट में और 4S वाले पार्ट में क्या होगा, तो हमको भी नहीं पता चल रहा था, तो हम थोड़ा बहुत रिसर्च करना शुरू किए। तो ये सवाल हम जब टाइप किए तो हमको दिखाई दिया कि शायद से कहाँ पे, शायद हार्वर्ड के पेपर में या फिर पता नहीं कहीं MIT के पेपर में, इन दोनों 2-3 इंस्टीट्यूट है जो भी केवल टॉप के, उनके पेपर से ये क्वेश्चन उठाया गया। उनके पेपर से मतलब उनके जो इंटरनल टेस्ट होते हैं वहां से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। उनके कहीं के पेपर में क्वेश्चन एग्जिस्ट करता था। मतलब अ, तब लगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोग को बहुत अच्छा कोई सवाल चाहिए तो इस तरह का पेपर हम लोग आराम से देख सकते हैं, वहां से कुछ क्वेश्चन जो अपने सिलेबस से ओरिएंटेड है उनको आराम से रिसर्च करके पेपर में डाल सकते हैं। बहुत मजा आता है सब क्वेश्चन डालने में। तो एक दो क्वेश्चन हैं ऐसे जो हम अपने केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में इंक्लूड भी किए हैं, जो एक्चुअल में बुक्स वगैरह में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, वैसा सवाल ही नहीं एग्जिस्ट करता है बुक्स में। वो केवल कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह, बहुत हाई फाई जो यूनिवर्सिटीज है उन सबके पेपर्स में एग्जिस्ट करता है। एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे उस तरह का। चलो खैर, जैसे सबसे पहला पार्ट हम लोग यहाँ पे ये जो टर्म यूज करते हैं डिजेनरेसी, पहले इसकी बात कर लेते हैं। डिजेनरेसी, इट इज इक्वल टू द it is equal to the total number of orbitals at the same energy level। at the same energy level, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो कि सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, उस नंबर को हम लोग डिजेनरेसी बोला करते हैं। एक तो ये पॉइंट है जिसका थोड़ा ध्यान रखना है, और दूसरा ये पॉइंट जो हम नॉर्मली लिखाया करते थे, इस पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना। फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, और इसमें
ब्रैकेट में मेंशन कर लेना सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज single electron system, all the subshells in a given shell, all the subshells in a given shell are present at the same energy level, at the same energy level. Therefore, all the orbitals in a therefore all the orbitals in a given shell are degenerate. Therefore, all the orbitals in a given shell are degenerate. इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पॉइंट को, थोड़ा पॉइंट का ध्यान रखना। चलो ध्यान दो। जैसे अभी तक हम लोग ये डिस्कशन करके चल रहे थे कि हम लोग जब n+l रूल की बात करते तो 1s सबसे लोअर एनर्जी पे, फिर 2s थोड़े हायर एनर्जी पे, तो उसमें ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग डायग्राम में कि जैसे मान लो 1s वाला पार्ट सबसे लोअर एनर्जी पे है, वहाँ एक ही ऑर्बिटल है, फिर उसके बाद हम लोग के 2s का नंबर आया, तो n=2 वाले पार्ट में हम लोगों का 2s वाला पार्ट जो है इसमें भी हम लोग को एक ही ऑर्बिटल मिल रहा। जब हम लोग 2p में जाएंगे तो 2p वाले पार्ट में तो टोटल 3 ऑर्बिटल है। ये तीनों ऑर्बिटल आपस में सेम एनर्जी पे है, बाकी सबसे अलग है, बट आपस में 2p वाला जो पार्ट है ये सबके सब सेम एनर्जी पे है। फिर उसके बाद हम लोग का जो n=3 एग्जिस्ट करेगा, इसमें हम लोग का 3s वाला पार्ट है जिसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। फिर उसके बाद 3p वाला पार्ट जिसमें हम लोग के पास टोटल 3 ऑर्बिटल्स होंगे। फिर उसके बाद हम लोग का 3d का नंबर आएगा, और इस 3d वाले पार्ट में टोटल मिलाकर के अपने पास 5 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करेंगे, पांचों सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। अगर हम लोग n=4 लेके चलते तो 4s, 4p, 4d, 4f इस टाइप से एक ऑर्बिटल, फिर उसका 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे, 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे, 4f में 7 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे। अगर हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो सबशेल्स होते हैं उस सबशेल्स पे जितनी चीजें हैं वो सेम एनर्जी लेवल पे है। एक फ्लोर में जितने रूम है वो सब सेम एनर्जी लेवल पे है। तो अगर हम लोग 2s सबशेल लेके चले तो 2s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल है तो उसमें सेम एनर्जी लेवल बोलो ना बोलो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे डिजेनरेसी वाला पार्ट हम लोग आराम से 1 बोल सकते हैं। जब 2p की बात करेंगे तो 2p में टोटल 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे है, तो इसका मतलब 2p वाले पार्ट के हिसाब से हम लोग n=3 भी नहीं, यहाँ वाले पार्ट में हम लोग आराम से डिजेनरेसी वाला पार्ट 3 के बराबर मेंशन कर सकते हैं। अगर हम लोग 3s की बात करें, फिर से यहाँ पे ऑर्बिटल वाला पार्ट एक ही निकल के आ गया, मतलब डिजेनरेसी 1 बोल सकते हैं। अगर 3p की बात करें तो 3p वाले पार्ट में 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे है तो डिजेनरेसी 3 बोल सकते हैं। अगर 3d की बात करें तो 3d में 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे है, इसका मतलब डिजेनरेसी वाला पार्ट आराम से 5 मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो डिजेनरेसी का कंसेप्ट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चलेगा वहाँ थोड़ा यूनिकनेस है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम लोग को इस चीज से मतलब होगा कि हम लोग कौन से टाइप के सबशेल की बात कर रहे हैं, उस सबशेल में जितने ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करेंगे उस ऑर्बिटल के हिसाब से हम लोग डिजेनरेसी डिफाइन करेंगे। बट अगर मान लो कि हम लोग इस डायग्राम की बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बेसिकली all the subshells in a given shell are present at the same energy level। एक शेल के अंदर जितने सब शेल है वो सब सेम एनर्जी लेवल पे होगा, और ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये मतलब ये क्वेश्चन मेडिकल के एग्जाम का बड़ा ही एलिमेंट्री टाइप का प्रॉब्लम है। जे एडवांस वगैरह में या मेंस में तो हम लोग इस तरह का सवाल वैल्यू भी नहीं देते, इतना सिंपल चीज है ये। एक शेल के अंदर सारे सब शेल सेम एनर्जी लेवल पे है। जैसे मान लो n=1 है तो n=1 में तो एक ही सब शेल होगा, 1s बोल सकते हैं उसको। बट n=2 अगर लेके चले तो हम लोग के पास 2s होगा और 2p होगा। लेकिन
अगर हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 2s का एनर्जी लोअर होगा एज कम्पेयर टू 2p, बट अगर हम लोग सर सिंगल थोड़ा इलेक्ट्रॉन, पहले से बताइए ना, क्या हो कनेक्शन गया? चला गया। थोड़ा पहले से बताइए ना, कनेक्शन चला गया। चलो ध्यान दो, कहाँ से बताना है ये बता। हाँ वही सर, ग्राफ से। ग्राफ पूरा बता बुलवाएगा नहीं सर, जी। नहीं सर, नहीं सर, चलो वो फटाफट सुन लो। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसी अगर है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तब इस केस में सारे के सारे सब शेल एक पार्टिकुलर शेल में सेम एनर्जी लेवल पे होगा, सारे के सारे सब शेल। तो जैसे अगर मान लो कि हम लोग n इक्वल टू 1 बोलते हैं, शेल नंबर 1, शेल नंबर 1 में हम लोग के पास 1s सब शेल है। तो अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, 1s तो 1s है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, एक ही सब शेल ही है, तो लेवल की बात करने का कोई सेंस नहीं है। बट अगर n इक्वल टू 2 कंसिडर करेंगे तो n इक्वल टू 2 वाले पार्ट में हम लोग का 2s सबशेल भी है और 2p सबशेल भी है। तो दो अलग अलग सबशेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ तो 2s सबशेल लोअर एनर्जी पे होगा और 2p सबशेल हायर एनर्जी पे होगा। बट अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जितने भी सबशेल्स हैं वो एनर्जी वाले पार्ट में एग्जैक्टली सेम रहेंगे, मतलब जो 2s का एनर्जी है वही एग्जैक्टली 2p का एनर्जी होगा। मान लो अगर n इक्वल टू 3 की बात करते हैं, मतलब शेल नंबर 3, तो शेल नंबर 3 में अपने पास 3 सब शेल है, 3s सब शेल, 3p सब शेल और 3d सब शेल। अगर हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेके चलते तो सबसे लोअर एनर्जी 3s का होगा, फिर 3p को होगा, फिर 3d का होगा। लेकिन अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ, मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हुए, तो एक शेल के अंदर जितने भी सब शेल्स हैं ये सारे सब शेल्स सेम एनर्जी पे होंगे, मतलब जितना 3s का एनर्जी होगा उतना ही 3p का एनर्जी होगा, उतना ही 3d का एनर्जी होगा। तो हम लोग आराम से सेम एनर्जी लेवल पे सारे के सारे सब शेल्स को रख के चल रहे हैं। तो अब एक चीज सोच के देखो, अगर हम लोग का 2s का सब शेल 2p के बराबर है, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं, जो डायग्राम है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। डायग्राम वाले पार्ट में n इक्वल टू 1 था, तो 1 में तो चलो ठीक है 1s था, एक ही ऑर्बिटल था, एक ही सबशेल था, सब यहीं पे हो गया। बट अगर n इक्वल टू 2 लेके चले तो n इक्वल टू 2 में पहले ऐसा था हम लोग के पास एनर्जी कि n इक्वल टू 2s वाला पार्ट था, उसके बाद 2p वाला पार्ट था। लेकिन अगर हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेके चले तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले पार्ट में हम लोग का सारा सबशेल एक ही एनर्जी पे हो जाता है, मतलब ये 2p भी 2s के बराबर एनर्जी पे होगा। इसका मतलब n इक्वल टू 2 में जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, आराम से उस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग n इक्वल टू 2 वाले पार्ट में एनर्जी निकालेंगे, और उसी एनर्जी में हम लोग का 2s वाला पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, और उसी पे हम लोग के 2p वाले पार्ट के तीनों ऑर्बिटल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2p हो गया और पहले में हम लोग का 2s एग्जिस्ट करेगा। सिमिलर टाइप से जब n इक्वल टू 3 में जाएंगे हम लोग, तो n इक्वल टू 3 वाले पार्ट में हम लोग का एक ही एनर्जी लेवल रहेगा। उसी एनर्जी लेवल वाले पार्ट में सबसे पहले हम लोग के पास 3s दिखेगा, या हम लोग लिख देते हैं कि चलो 3s से शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास 3 3p ऑर्बिटल्स वाला पार्ट रहेगा, और उसके बाद हम लोगों के पास 5 3d ऑर्बिटल वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये डायग्राम हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इस तरह का पार्ट। और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो हम लोग सबशेल्स में एनर्जी लेवल नहीं बना रहे, सबशेल्स और मतलब सबशेल्स वाले पार्ट को हम लोग एक ही एनर्जी लेवल पे रख रहे हैं, तो उससे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वाले जो पार्ट है वो थोड़े हम लोग के बढ़ जाएंगे। अब जैसे मान लो एक चीज की बात करते हैं हम लोग, मान लो इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा दिया, द डिजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9। हाइड्रोजन एटम के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट वाले पार्ट का डिजेनरेसी 9 है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखा था सवाल में। ऑल्दो नहीं देता तो और मजेदार होता सवाल, मतलब नहीं देता तो किसी को पता ही नहीं चलता करना क्या है सवाल में। एक्चुअल में ये होता, क्योंकि ये बहुत यूनिक कंसेप्ट है ये। तो हाइड्रोजन के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का डिजेनरेसी 9 है। तो मान लो जैसे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, इसका डिस्कशन कर रहे हैं हम। हाइड्रोजन एटम बोला तो सबसे पहले तो ये चीज सोचना है अपने को कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो हाइड्रोजन एटम वाले पार्ट में हम लोग के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सबसे पहला तो ये कंसिडरेशन हो गया। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो हम लोग का जो एक्साइटेड स्टेट का पूरा कंसिडरेशन है वो n इक्वल टू 1 2 3 4 इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और सवाल में मेंशन किया है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब विवेक क्या होना चाहिए? हेलो।
हाँ हाँ बोलो, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा? हेलो हेलो, हेलो अमन। सर, आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है भाई। सर हेलो। हाँ भाई आवाज आ रहा है। Sir, अमन, n is equal to सेकेंड 3. एक्साइटेड स्टेट का मतलब? Sir, n is equal to 3. n इज इक्वल टू 3। तो एक चीज तो मालूम पड़ गया, हाइड्रोजन एटम था, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, जिसके सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, मतलब n इक्वल टू 3 की बात कर रहा है। n इक्वल टू 3 में 3s ऑर्बिटल होगा या 3s सबशेल होगा, 3p सबशेल होगा और 3d सबशेल होगा। बट क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये सारा का सारा पार्ट, अगर हम लोग एनर्जी के रिस्पेक्ट में बोले, एनर्जी में सारा का सारा पार्ट बराबर रहेगा। तो 3s का एक ऑर्बिटल, 3p का 3 ऑर्बिटल और 3d वाले पार्ट का 5 ऑर्बिटल, ये हेलो सारा का सारा। हाँ विवेक बोलो। सर, आवाज आ रहा है? हाँ भाई आ रहा है आवाज। ओ यस सर, वो एक्सटर्नल माइक में प्रॉब्लम था। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे तो प्रॉब्लम बता देगा तुम। नहीं नहीं, वो वाला हेडफोन निकाल दिए तो फिर इसलिए। चलो, तो इस केस में 3s का ऑर्बिटल, 3s सबशेल, 3p सबशेल, 3d सबशेल, ये सब सेम एनर्जी लेवल पे है। तो 3s का जो ऑर्बिटल है, 3p का जो ऑर्बिटल है, 3d का जो ऑर्बिटल है, टोटल मिलाकर के 9 ऑर्बिटल्स है, ये सारा का सारा सेम एनर्जी लेवल पे होगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ये डायग्राम में भी मेंशन किया ऊपर यहाँ पे। हम लोग के n इक्वल टू 3 वाले पार्ट के अंदर टोटल 9 ऑर्बिटल्स है, सब सेम एनर्जी लेवल पे है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एट द सेम एनर्जी लेवल, यही अपना डिजेनरेसी होता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग आराम से डिजेनरेसी इज इक्वल टू 9 मेंशन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में डिजेनरेसी इज इक्वल टू 9, ये पार्ट तो निकल के आ गया अपना सबसे पहला चीज। ऑल्दो ये चीज क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास सवाल में कि ये द डिजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9, मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का जो हम लोग हाइड्रोजन एटम लेके चल रहे हैं उसके सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का डिजेनरेसी 9 के बराबर है। वो हम लोग का नहीं देता तो भी निकालना पड़ता, निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछा है फाइंड द डिजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन का मतलब होता है H-। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने का है। जब हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बट H- वाले पार्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास। अगर H- में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब अब हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसमें ये मॉडल तो चलेगा नहीं अपना, जो नीचे हम लोग मेंशन करके चल रहे थे, ये मॉडल तो चल नहीं पाएगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम इस तरीके से बात नहीं करते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम लोग इस तरीके से बात करते हैं, इस डायग्राम के हिसाब से बात करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम वाले पार्ट में जो 2p ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, ये अलग अलग एनर्जी लेवल पे होगा। 3s 3p 3d भी अलग अलग एनर्जी लेवल पे होगा। अब सवाल में वापस से यही बोला है, फाइंड द डिजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्राइड आयन। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हाइड्राइड आयन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक कंसिडरेशन तो यहाँ से ये हो गया कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, सबसे पहला चीज। दूसरा, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो हम लोग का जो एक्साइटेड स्टेट है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट डिपेंड करेगा अपने ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो हाइड्राइड आयन का हम लोग ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या लेके चल सकते हैं, तो इसके इसमें 1s2 मेंशन करके चल सकते हैं। मतलब अपना 1s2 वाला पार्ट ग्राउंड स्टेट अगर हो गया तो हम लोग एक्साइटेड स्टेट के डायग्राम की जब बात करेंगे तो सबसे पहला पार्ट n इक्वल टू 1 में अपना 1s वाला पार्ट है। फिर n इक्वल टू 2 वाले पार्ट में 2s 2p की बात करते हैं। n इक्वल टू 3 वाले पार्ट में हम लोग 3s, उसके अलावा 3p, उसके अलावा 3d की बात करते हैं। तो अपने ग्राउंड स्टेट को तो हम लोग आराम से ये बना दिए, 1s वाला पार्ट ग्राउंड स्टेट है। तो एक बार ग्राउंड स्टेट मालूम पड़ गया तो इससे अगला जो एनर्जी लेवल है, इस चीज को हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। इसके बाद जो दूसरा एनर्जी लेवल है, इस चीज को हम लोग आराम से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं। सवाल में यही पूछा है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्राइड आयन का डिजेनरेसी कितना होगा। तो पहले तो ये मालूम किया कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है कौन सा। तो हम लोग का दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में था, इसका मतलब ये पार्ट ग्राउंड स्टेट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट वाला पार्ट 2p निकल के आया, और 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं।
अगर 2p में 3 ऑर्बिटल्स होता है, इसका मतलब तीनों ऑर्बिटल्स डिजेनरेट होंगे, सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। तो ग्राउंड स्टेट के हिसाब से 2p वाला पार्ट ऐसा लिख देते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट वाला पार्ट अपना 2p निकल के आया और 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसका मतलब हम लोग तीनों ऑर्बिटल्स को सेम एनर्जी पे रख सकते हैं और अपना जो डिजेनरेसी वाला पार्ट है ये हम लोग आराम से 3 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो सवाल ऑल्दो बहुत थियोरेटिकल टाइप का था कि एक छोटे से पॉइंट से रिलेटेड ये पार्ट था, लेकिन मतलब वन ऑफ द मोस्ट यूनिक क्वेश्चन जो हम आज तक देखे हैं कभी, उस तरह का सवाल है। मतलब एक छोटे से ग्राफ में जो एनसीईआरटी में दे रखा है, उस ग्राफ से इस कंसेप्ट को एसोसिएट कर दिया गया। हमको नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को कोई भी बना पाया होगा। जब तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखा होगा तब तक इस तरह का क्वेश्चन बना पाना बहुत मुश्किल है। इतने हाई लेवल पे सोच पाना बहुत मुश्किल होता है। एक सिंपल सा ये पॉइंट जो हम लोग नॉर्मली कंसिडर किया करते हैं, ये पॉइंट कहाँ गया, ये चीज डिजेनरेसी या कंसेप्ट और ये हाइड्रोजन वाला पार्ट, इस सिंपल से एक पॉइंट के ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि एक्साइटेड स्टेट वाले पार्ट का एक्चुअल मतलब क्या निकल के आता है। खैर अच्छा सवाल था, थोड़ा मालूम होना चाहिए। इसमें अब नोट क्या क्या करेंगे, तो उसमें एक काम कर लो, ऐसा कर लो, ये जो डायग्राम है ग्राफ वाला पार्ट, इसको फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मेंशन कर लो, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और डायग्राम में वो जो ऑर्बिटल है उसको बॉक्स से हम लोग ऐसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ऐसा मेंशन करते चले जाना। पहले ये डायग्राम मेंशन कर लो, फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का डायग्राम मेंशन कर लेना, फिर नीचे सॉल्यूशन वाले पार्ट को मेंशन कर लेंगे। नोट कर लो। और अगर इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में किसी को कुछ पूछना होगा तो आराम से पूछ सकता है। सर इसका प्रूफ क्या होगा? इसका प्रूफ प्रूफ कैसा होता है? हाँ इलेक्ट्रॉन देखा है कभी? नहीं, तो जो चीज देखा नहीं उसका प्रूफ कैसे बता सकते हैं? कभी भी साइंटिस्ट लोग जब कुछ थ्योरी देते हैं तो उसके साथ कुछ देते हैं ना प्रूफ। प्रूफ नहीं देते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाले पार्ट के हिसाब से अगर हम लोग कंसेप्ट को डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये सबसे सुटेबल कंसेप्ट फिट बैठ रहा है वहां पे। तो ऐसा ऐसा हो सकता है, हो सकता है। प्रूफ का मतलब होता है कि कोई डेड श्योर चीज की यही हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी को नहीं मालूम अभी तक। हम लोग जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ के आए हैं, जो पूरा मॉडल पढ़ के आए हैं, वो मॉडल सही है कि गलत है किसी को नहीं पता। एक्चुअल में वो गलत है मॉडल, बट अभी तक सबसे सक्सेसफुल वही है, तो उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें कोई प्रूफ थोड़ा ना होगा, मैथ थोड़ा ना चल रहा है कि प्रूफ 1 इज इक्वल टू 2 प्रूफ कर दिया। प्रूफ थोड़ा ना चल रहा है यहाँ पे। हम लोग के जितने भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को कौन से टाइप का कंसेप्ट सबसे इजीली सेटिस्फाई कर पा रहा है, सबसे सक्सेसफुली, इजीली भी नहीं, सबसे सक्सेसफुली सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो ये काफी हद तक सेटिस्फाई कर पा रहा है, इस तरह का कंसेप्ट काफी हद तक उस चीज को सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो इसीलिए इस चीज को एक कंसेप्ट माना जा रहा है। अगर ये नोट कर लिया होगा तो इसके बाद फिर जो दूसरा डायग्राम है, यहाँ पे डायग्राम का ध्यान रखना, एनर्जी वर्सेस क्वांटम नंबर n ऐसा मेंशन करके चल रहा है। इसके नीचे जो दूसरा डायग्राम है इसकी बात कर सकते हैं हम लोग, और चाहे तो इसको नहीं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का डायग्राम भी मेंशन कर लेना। इसमें भी एनर्जी वर्सेस क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। इनफैक्ट डायग्राम खुद से भी सोच के बना सकते हैं। एनसीईआरटी में आज हम सजेशन देंगे कि एक बार एनसीईआरटी में डायग्राम देखने की कोशिश करना। पहले तो यही नहीं तुमको समझ में आया कि हम कौन से डायग्राम की बात कर रहे हैं, हम मेंशन भी नहीं कर रहे, तुमको खुद से ढूंढना है कि हम कौन से डायग्राम की बात कर रहे हैं। वहाँ डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दे रखा है, हम तुमको बहुत आसान करके ये चीज बताए, बट वहाँ डायग्राम एक्चुअल में काफी कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है। एक बार देखना, उस चीज को समझने की कोशिश करना, बड़ा मजा आएगा जिंदगी में। और वैसे भी तुम लोग जिंदगी का मजा लेने के लिए बैठा हुआ है इधर, पढ़ने के लिए तो बैठा नहीं है। सर वो डायग्राम बुकलेट में नहीं है?
बुकलेट में डायग्राम नहीं है, हम्म। सब बुकलेट से ही पढ़ेगा जी। एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा सर, पूछ जिंदगी लिए अगर में। होता तो। एनसीईआरटी काहे खरीदा है? बेचने के लिए 2 साल बाद। नो सर, पढ़ने के लिए। बेच करके सन पापड़ी खाएगा। नो सर। ये नीचे वाले पार्ट को मेंशन कर लेना। सर थोड़ा ऊपर जाइए। थोड़ा ऊपर जाए, कितना? यस सर, यस सर। ओके।